जितने भी पत्रकार आए, मतलब कई लोग तो होते हैं ना भी, पता नहीं क्या पूछ लेंगे, कैसे होगा, आई एम नॉट रेडी। और एक होता है कि आप गुनगुना रहे हो, तो गुनगुना रहे हो तो मतलब भी आई एम रेडी टू टेक ऑन, जैसी भी लाइफ आएगी, जैसे भी बॉल आएगी। जैसे कई क्रिकेटर भी गुनगुनाते हैं व्हाइल दे प्लेइंग और डूइंग एनीथिंग, सो दैट गिव्स यू एन इंडिकेशन के द पर्सन इज रेडी टू टेक ऑन लाइफ। तो इसी तरीके से आपसे आते ही मैं बोलता हूँ कि अच्छा गाना सुना दो, तो दैट इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और ऐसा नहीं है कि भी अगर आप जबरदस्ती भी गाना गाओगे तो पता नहीं लगेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। आपकी आवाज, आपकी टोन, उससे बहुत कुछ आइडिया होगा। ठीक है, मैं बेकार में अंदर एंटर कर रहा हूँ, आज अंजलि का शो है। ओके, सो प्लीज टेक ऑन, स्टार्ट। आई विल म्यूट माय माइक। Okay, so today I want to start with a little bit of theoretical knowledge and then we will progress कि हम उसको अपनी life में कैसे use कर सकते हैं in becoming the best version of ourselves. So the theme of today is becoming the best version of yourself and helping the same theory or same knowledge background to help others in becoming their best version of themselves. तो पहले जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम किसी और के ऊपर कैसे उनको फोर्स कर सकते हैं ना कि आप अपने ऊपर काम करो, फिर आपके साथ ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा भी नहीं है कि हम वेट करेंगे कि एक दिन हम परफेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद हम काउंसलर बन के बाहर निकलेंगे और फिर लोगों की मदद करेंगे। इट्स अ जर्नी, इट्स अ प्रोसेस। आप आज जिस पॉइंट पे हो, आज से 1 साल बाद और एक्सपीरियंस गेन करोगे, दुनिया की और समझ आएगी, अपने अपने एरिया से रिलेटेड आप ज़्यादा पढ़ पाओगे, तो ऑब्वियसली विद द कमिंग टाइम यू विल ग्रो। बट हम सिर्फ और सिर्फ टाइम के ऊपर तो बाउंड नहीं रहेंगे ना कि इतना लंबा टाइम हो जाएगा तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगा, मास्टर्स या पीएचडी या सो एंड सो थेरेपी सीखने के बाद ही शायद मैं इतना सक्षम हो सकता हूँ कि मैं दुनिया के लोगों की देखभाल कर सकूँ। So let's start with simple techniques which we can use on ourselves and help others around us, क्योंकि जब हम सक्सेस देख लेंगे वो टेक्निक्स को यूज करके, तो हम बाकियों को भी बड़े आराम से कह सकते हैं कि ऐसे करने से ऐसा होता है क्योंकि मैंने किया है। और जो हम साइकोलॉजी में बात करते हैं एम्पैथी की, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की, तो एम्पैथी कैसे पनपती है? खुद से पनपती है। एम्पैथी का मतलब है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी ना, ये मैं पूछूंगी। एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में क्या डिफरेंस है ऋत्विक? एम्पैथी मीन्स आई थिंक दूसरे के पेन को समझ पाना। और सिंपैथी? Without experiencing the same scenario in your own life. And मार्ज ने बहुत बार इसे गूगल किया। सिंपैथी मीन्स किसी को सिंपैथी देना। इट इज समथिंग वी गिव, आई थिंक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू सिंपैथी हम देते हैं और एम्पैथी हम खुद फील करते हैं। या ओके, व्हाट डू यू थिंक शिवी? मैम, सिंपैथी ऐसा है कि है बेचारा, क्या कहोगे उसको, और एम्पैथी है कुछ ऐसा कि होता है। हाँ, अच्छा होता है, मैं समझती हूँ, तो उसके ऊपर पिटी नहीं आ रही है आपको। ओके, एंड वी हैव प्रिया आल्सो विद अस। यस प्रिया, एनी डिफरेंस यू फील इन सिंपैथी एंड एम्पैथी? और हेलो प्रिया को शायद आई थिंक आवाज नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास मिस्टर राजुल हैं, आपको क्या लगता है सिंपैथी एंड एम्पैथी में डिफरेंस? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मुझे एम्पैथी थोड़ा सा यूनिवर्सल ग्रेटर कॉज के लिए सेम फीलिंग है जो सिंपैथी में लोकलाइज्ड मैनिफेस्टेड होती है। थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करेंगे, लोकलाइज्ड मतलब? If to an individual, to an event, that is more like sympathy. Empathy is in general for some universal cause, for a race, for a total situation that is being faced by a large number of people, or any other kingdom like animal kingdom. ओके ओके, सो आपके सामने आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा सत्यवादी हैं, हमेशा सच की राह पे चलते हैं, और आपके पास जो काउंसलिंग करवाने आया है
उसको वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, थोड़ी चीटिंग कर ली, रेड लाइट जंप कर लिया, रूल्स ब्रेक कर दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, और अब उसको उससे रिलेटेड पनिशमेंट मिल गई है और वो रोते धोते आपके पास आए कि मेरी चोरी पकड़ी गई या मेरे गलत कामों को अब मुझे पनिशमेंट मिल रही है एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, क्राइंग स्पेल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अब कोई अगर काउंसलर है जिसके पास सिंपैथी है, काउंसलर भी जिसके पास एम्पैथी है, आपको लगता है कि दोनों की काउंसलिंग में डिफरेंस होगा? हेलो, मतलब गिव योर ओपिनियन, होगा नहीं होगा, अभी क्या है वो होगा बात अलग है। होगा होगा ना? अंतर होगा। बाकी म्यूट फेसेस ऑफ ऋत्विक एंड शिवी, बाकी को तो आई कैन नॉट सी, आई डोंट नो, वीडियो क्यों बंद कर ली? क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप सिर तो हिला सकते हो ना ऐसे ऐसे, एटलीस्ट आई विल कम टू नो व्हाट इज योर आंसर। मैम सिंपैथी वाला डस्टबिन काउंसलिंग करेगा इन माय हाँ, ओपिनियन। सही बात है। ओहो, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, बहुत ही बुरा हुआ, ये है वो है, बिल्कुल सही है। देखो, सिंपैथी और एम्पैथी में ना एक फ़र्क है, वो ये है कि जब आपको एम्पैथी होती है, जिसमें हम अगर बाय बुकिश लैंग्वेज जाएँ तो यू आर इन द सेम शूज़ एज़ दैट पर्सन। तो आप एक सत्यवादी हो, आप इस चीज़ को साइड में रख देते हो। आप उसी के तरीके से, उसी के सिनेरियो से सोचते हो कि मैं एक चालू टाइप का इंसान हूँ, ठीक है? अब मेरी चोरी पकड़ी गई, तो उसको इतना भी बुरा नहीं लग रहा होगा, उसको बस ये होगा कि ओ माय गॉड, मतलब इट्स लाइक इन यू आर अ गैम्बलर एंड समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लूज, एंड व्हेन यू लूज यू फील बैड. But after the punishment is over, do not expect that the person is going to repent and is going to change and will become a sannyasi and a monk and will never repeat it again. Because if you're actually empathizing, you will put actually yourself in that person's shoes and see from his perspective what the world is like. Now that is empathy. Sympathy means हाँ बहुत बुरा हुआ, कोई बात नहीं, लाइफ अच्छी है, तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। अब उनकी नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, आप बाहर से सिर्फ शोक व्यक्त कर रहे हैं और उनको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं? सिंपैथी देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सही है, क्या गलत है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना सोल्यूशन दे देते हैं। काउंसलर एम्पथाइज करता है, तो आपके अंदर एम्पथेटिक स्किल्स होने चाहिए, उसके अब अंडर आता है कि आपके अंदर किसी भी तरीके का बायसनेस नहीं होना चाहिए कि अगर चालू टाइप इंसान है तो दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। आप डंडा लेके तो पीछे नहीं पड़ सकते ना कि मतलब गलत है तो गलत है। तो इट इज लाइक अगर हम थोड़ा सा माइथोलॉजिकल भी जाएं तो अगर शुक्राचार्य थे तो वो गुरु थे असुरों के। ठीक है, आई होप यू नो द रेफरेंस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनको नहीं पता तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो असुरों के गुरु थे, तो है तो वो गुरु कैटेगरी में ना, वो गुरु अब ऐसे है कि बैक बेंचर्स हैं, वो बैक बेंचर्स नॉटी होते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, सबके नाक में दम करके रखते हैं, बट वो भेदभाव नहीं करते कि वो बैक बेंचर्स को मैं अच्छे नंबर नहीं दूंगा या मैं पढ़ाऊंगा नहीं या मैं उनको विद्या नहीं दूंगा क्योंकि वो तो असुर है। तो you have to be in an unbiased perspective and for that you have to develop empathy. Developing empathy का सबसे पहला आप कैसे डेवलप कर सकते हो? ऐसे तो है नहीं ना कि अपने आप को रिमाइंडर देते रहोगे, नहीं नहीं उसके नज़रिए से सोचो, ऐसे नहीं होता। एम्पथी डेवलप करने के लिए फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिमूव योर फिक्सेशंस, यू कैन राइट इट डाउन। आपको अपने नज़रिए को बड़ा करना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं हैविंग अ फ्लेक्सिबल एटीट्यूड इन योर लाइफ। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है, फिक्सेशंस है, मैं तो ये 4 सब्जियां ही खाता हूँ, मैं तो स्वीट डिश को खाने के बाद ही खाता हूँ, उससे पहले क्यों मिल जाती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, या एक एक काम को करने के आपको सिर्फ एक ही तरीका आता है, आप थोड़ा सा भी फ्लेक्सिबल नहीं होते कि कोई बात नहीं, थिंग्स कैन बी मैनेज। तो इसका मतलब क्या है? ज़िंदगी देखने का आपका एक ही नज़रिया है, एक ही माइंडसेट है। आप अ, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा अगर कोई और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग तरीके से दे दे या किसी और के तरीके से आपको चलना पड़ जाए, आप यहीं पे ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब काउंसलिंग करने बैठेंगे, किसी और के नज़रिए को सुनने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको हमेशा गलत ही नज़र आएगा क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा डिफरेंट है। In spite of knowing the fact that people in front of you will always have a different point of view, but you will not be able to respect it.
नाउ दैट इज नोन एज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके, तो जो जो थोड़े बहुत साइकोलॉजी पढ़े हुए तो उनको समझ में आ रहा है ना कि ये हम बेसिक चीजें बात करते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो वो ऐसे आती है। जब आपका फ्लेक्सिबल नेचर होगा तभी आप अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दे पाओगे, बिकॉज यू एक्सेप्टेड द फैक्ट कि असुर, देव, दानव सब सब घूमते हैं धरती पे और सबका राइट है घूमने का, एंड आपको सिर्फ उनको नर्चर करना है थोड़ा सा। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई गार्डनर होता है तो वो एक प्लांट को बस थोड़ा सा उसकी कटिंग करके इधर उधर उसको एक अच्छे शेप में रखता है, पर उसको ग्रो करने देता है। ठीक है, उसको जैसे उसके फूल पत्तियां आने हैं उसको वैसे ही आने देना है। आप सिर्फ थोड़ी सी ब्रशिंग करते हो, थोड़ी मेंटेनेंस करते हो ताकि गार्डन सुंदर लगे, दैट्स इट। आप उनके पीछे नहीं पड़ जाते कि नहीं तो इतना पानी दूंगा तो वो इतना लंबा होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करना है। तो व्हाट यू हैव टू डू योरसेल्फ, फाइंड आउट कि आपकी फिक्सेशंस क्या क्या है। और कई बार ये आपको पता नहीं चलता है, जो आपके सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं ना आसपास, जो आपकी गलतियां निकालते रहते हैं, वो जरूर बता सकते हैं कि आपकी फिक्सेशंस क्या है, क्योंकि वो जाने अनजाने जब गुस्से में उगल रहे होते हैं तो वो आपकी फिक्सेशंस आपको सुना देते हैं कि यू तुम ऐसे नहीं करते, तुम ऐसे नहीं करते। तो इंस्टेड कि आप भावनाओं में बह जाओ उस टाइम पे, कभी इंट्रोस्पेक्ट करो तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ, कभी अकेले में बैठे हो कि हाँ ये मेरी फिक्सेशन है, मैं चीज़ों को इन तरीके से हैंडल करता हूँ और मुझे बाकियों के नज़रिए को मैं सुन लेता हूँ पर मैं काम नहीं करता। कई लोग ना अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। सेकंड, मैं इस पॉइंट पे आना चाहूँगी। कुछ लोगों को लगता है कि वो इंटेलेक्चुअल है और बहुत इंटेलिजेंट है और फ्लेक्सिबल हैं कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पर वो मात कहाँ खा जाते हैं, क्योंकि वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो एक्शन में पीछे रह जाते हैं। तो जो लोग दिमाग की ज़्यादा खाते हैं ना, वो लोग ग्राउंड पे काम नहीं कर पाते। तो वो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, समझ के अपने आप को इंटेलेक्चुअल तो बना लेते हैं, ज्ञानी भी बन जाते हैं। तो वो क्या बन जाते हैं? ज्ञान देने वाले आंटी या अंकल। आप ज्ञान तो देते हो पर आप अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। तो आजकल की जनरेशन को ज्ञान देने वाले लोग पसंद नहीं हैं, उनको रोल मॉडल्स अच्छे लगते हैं। Why are they after celebrities and other people? Because they work on it. They don't give भाषण, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। तो आप अगर कुछ आपको समझ में आ गया है, आपने कुछ इंटेलेक्चुअल नॉलेज एक्वायर कर ली है, until and unless you show it on yourself, your kids or people around you will not follow you or will not follow your advice. So as a counselor, अगर आप कुछ प्रीच कर रहे हो, तो अगर आप खुद में वो नहीं करते तो सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा। अब ऐसा नहीं कि उसको आके चेक ही करने की आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, बट आपकी आवाज में कन्विक्शन होनी चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ मैं भी ये करता हूँ। और वो बोलते बोलते सामने सामने वाला बेवकूफ नहीं होता है। आज अगले नहीं, मतलब इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में उनको पता लग जाएगा कि आपकी वाणी में कितनी सच्चाई है। और वो सच्चाई तभी आती है जब आप अपने ऊपर वो चीज़ अप्लाई कर रहे होते हो। तो आपका फ्लेक्सिबल एटीट्यूड, कितने फ्लेक्सिबल हो आप, वो आपकी एम्पैथी जगाएगा, वही आपके अंदर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जगाएगा। और क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो आप एक रोल मॉडल कैटेगरी में आओगे। तो अब आप प्रवचन नहीं दे रहे, आपके बिहेवियर में झलकता है, आपकी आवाज में पता लगता है। तो यही बात जब एक पेरेंट कहता है बेटा पढ़ ले, पढ़ने से तू फेल हो जाएगा, और यही बात जब काउंसलर बोलता है तो बच्चा मान जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि हमने भी तो यही बोला था, हमने भी तो बोला था कि तू फ्रेंड्स में आया जाया कर, काउंसलर ने भी यही बोलने के 5,000 रुपए ले लिए, बताओ। पर बच्चा मान गया ना, एंड देयर इज अ डिफरेंस। पेरेंट्स बस लेक्चर देते हैं और कुछ नहीं करते, घर में खुद ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते, तो बच्चा उनको रोल मॉडल नहीं बनाता। जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल मानते हैं उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखते हैं। तो जितना बच्चा ऑब्जर्व करेगा घर में, और वो ये ऑब्जर्व करता है that the parents or people around them, they work on themselves and they act in a particular way, they will automatically grasp that. जब उसको वो घर में नहीं मिलता है तभी उसको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है।
और बाहर आप एक ऐसे दोस्त या काउंसलर, एक ऐसे कैटेगरी में आने चाहिए कि जो आप बोलते हो वो आप करते हो, तो एक सामंजस्य बन जाता है। और जब ये बन जाता है तब वही सेम डायलॉग जो किसी मोटिवेशनल बुक में लिखा हुआ था या कोई और अंकल आंटी कहते थे, वही डायलॉग आप बोलोगे, वो इम्पैक्ट करेगा। एंड बिलीव मी, वो एक डायलॉग बोलने के लिए आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी को प्रवचन दे रहे हैं दैट यू शुड एक्सरसाइज, और ये बुक्स में भी लिखा है और ये पेरेंट्स भी बोलते हैं, बट आप नहीं करते तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब तक आपने दिन में 2 किलोमीटर दौड़ नहीं लगाई है और आपको पता नहीं है कि उसके बाद टांगों में कितना दर्द होता है, मसाज करना पड़ता है, और अगले दिन तो लगता है इतने क्रैम्प्स आ जाते हैं पहले दिन दौड़ने के बाद कि भाई तुम बहाने सोचते हो कि कल ना ही जाना पड़े तो ठीक है, 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं। बोलेंगे मैम कल असाइनमेंट है, तो आज मैं पढ़ लेती हूँ, फिर हम परसों से करेंगे। तो जब तक आपने खुद नहीं दौड़ लगाई होगी, वो भी उस टाइम पे जब मे बी आपका कभी ब्रेकअप हुआ हो या आपके एग्जाम्स चल रहे हों, तो आप एम्पैथी कैसे दिखाओगे? Because now you can understand the depth of their pain, the intensity. Even if you have not gone through it, at least you can reach up to that level. Then not getting emotionally involved. एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि वो रो रहा है और तुम्हें भी उसके रोने की इंटेंसिटी समझ में आ गई है तो तुम भी उनके गम में डूब जाओ। तो यहाँ पे अब हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, द डिटैचमेंट प्रोसेस। इसके साथ ही मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगी, मैंने पहले भी सुनाई थी शायद। तो कसौली स्कूल में हम हमेशा जाते हैं, तो वहाँ पे मेरी अटैचमेंट एक लड़की के साथ हुई और मुझे पता नहीं था, वो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मैं जब भी उसके पास जाती थी वो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करती थी और मेरे लिए चॉकलेट लाती थी और लव लेटर लिखती थी और बोलती थी कि आप गॉड लाइक हो जी, आप ऐसे हो वैसे हो। एज अ काउंसलर इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। अब चाहे आपका कोई दोस्त हो, क्योंकि अभी आप ऐसे अपना टैग लगा के तो नहीं घूमते ना कि आप काउंसलर हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब किसी की हेल्प करना शुरू करते हो ना, तो आप अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। अब जो तो लोग हीलिंग से हैं वो समझ पाते हैं कि हमारी कॉर्ड्स अटैच हो जाती है और हमारी एनर्जी ट्रांसफर होनी शुरू होती है, और वो बाकी चीजें भी समझ पाएंगे। तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे कहते हैं ना कि फ्रॉम हायर टू लोअर जाती है, तो एक तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बाद हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। अपनी परेशानी से थोड़ी देर के लिए वो बाहर आता है और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि इसको अब हम कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। वेन एवर आई एम विद दैट पर्सन, थिंकिंग अबाउट विद दैट पर्सन और टॉकिंग टू दैट पर्सन, आई फील हैप्पी। तो उनके ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। उस टाइम पे उनके सबकॉन्शियस माइंड भी ओपन हो जाता है और आप जो जो बोलते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता भी रहता है। इसलिए वो आपको अब एक प्लेटफॉर्म पे रखना शुरू करते हैं, जैसे रोल मॉडल कैटेगरी में, और वो आपको गॉड लाइक या लविंगली देखना शुरू करेंगे कि आप जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आपको भी स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ भाई, मेहनत तो मैंने की है भाई, इतनी एनर्जी दी है, इतना टाइम स्पेंड किया है, बाकी बहुत दिमाग और जान लगा इसकी हेल्प करने के लिए। तो अब आपको भी अटेंशन मिलती है और आपको अच्छा लगता है, because when you give, you want to be received in that particular equation. So when you are giving so much of love and kindness, you expect the other person to give it back to you. That is perfect human tendency and that is perfectly normal. Now what happens is, when this is happening, you have to understand, now this is part of life. आज ये इंसान आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है और जैसे ही इसकी प्रॉब्लम खत्म होगी, उसके बाद वो इंसान आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, देन पैट योरसेल्फ ऑन योर बैक दैट यू हैव डन वेल, बिकॉज आप उसके साथ एसोसिएट हुए थे जब वो दुखी था। कंडीशनिंग देखो ना, negative experience meeting a counselor, negative experience meeting a counselor, and when that person is doing extremely well, he does not want to recall the bad times that person was going through. Why would he? तो आप उनके सामने से भी क्रॉस करोगे तो वो अब आपको देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो वहां से जा चुके हैं, अब वो अच्छी जगह पे हैं। वो अपने पास्ट को नहीं देखना चाहते जब वो रो धो रहे थे। ठीक है, तो आपको झटका लग सकता है, जैसे मुझे लगा था कि यार इसके लिए तो मैं गॉड लाइक फिगर थी और चॉकलेट और ये वो, एंड नाउ शी इज नॉट इवन मतलब पासिंग अ स्माइल टू मी, व्हाट हैज हैपेंड विद हर। ठीक है, तो
what is happening, मतलब great things happen to her, she is out of her misery. So that's an indication that you should not feel attached to other people. एंड मेरे लिए तो ये एक छोटा था ना, वो मेरे से छोटी एज की थी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ट्रांसफरेंस सेम एज ग्रुप के साथ या इधर उधर हो जाता है, वहां पे काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही अगर आप फोकस रहोगे दैट आई एम हियर फॉर बिजनेस, मैंने इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, और ये स्टेजेस रहती हैं काउंसलिंग की, सबके साथ होता है। तो आप फिर एक उसके साथ जाते हो कि आज मेरा ये सेशन है और आज मेरा ये गोल है, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी तो मैंने उसको ऐसे ऐसे हैंडल करना है, एंड देन आई विल मूव आउट। एंड व्हेन यू मूव आउट यू डोंट थिंक अबाउट दैट केस कि उसने मुझे फिर ऐसा बोला, फिर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया। अगर आप रिवाइंडिंग करने लग जाओगे तो मुश्किल है, मतलब अब आप उसमें उलझ गए, मतलब अब आप अटैच हो गए। पिछला खत्म हुआ, अगले सेशन का अगला फोकस बनाए, दैट वे आपकी एज अ काउंसलर एक बहुत अच्छी मेच्योरिटी आ जाएगी। So even if the even if क्या the patient is about to dwindle because उसका emotional process चल रहा है, ठीक है ना, but you as a counselor has to be very strong, very very strong। अब सामने वाला अगर रोना धोना शुरू कर दे, मेरे ना स्प्रेन आ गया था एंकल में, फिर मुझे दर्द होने लग गई, फिर कल ना मैं सोच रही हूँ कि मैं सिर्फ ना सैर ही कर लेती हूँ, जॉगिंग रहने देती हूँ, है ना, तो तुम्हें लगेगा हाय बेचारी एंकल स्प्रेन हो गया। आपको समझ जाना चाहिए कि सामने वाला आपको इमोशनली बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो वेयर यू हैव टू बी द बॉस यू हैव टू सी। तो इतना भी एम्पैथी में बहने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों के लिए थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करते रहना है। अब अपने ऊपर काम कैसे करना है, एक तो मैंने बताया कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना है और उसके लिए अपनी फिक्सेशंस हटानी है। फिक्सेशंस कैसे कैसे हटा सकते हो, ट्राइंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस, डू नॉट हेजिटेट फॉर कि मैं ये नहीं करूँगी, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ये खाना मैं नहीं खाऊँगी। और जब भी आप किसी होटल में जाते हो तो वही एक कॉफ़ी ऑर्डर करते हो, भाई कभी कोई और भी ट्राई कर लो। सो ट्राइंग आउट न्यू एक्सपीरियंसेस। देन इवन इफ यू नो योर वीकनेस, जैसे कई लोगों की कोई ना कोई वीकनेस होती है, जैसे मेरी वीकनेस है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एक आधी वीकनेस दैट्स ओके, बट जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करते हो द वीकनेस विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर आप फोकस इस पे ना करो कि ये मेरी वीकनेस है इसको मैं दूर करूंगा, फोकस इस पे करो कि मुझे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पे काम करना है। जैसे एक टेक्निक है कि मुझे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेने हैं, ओके। तो अगर हम ये सोच के चले भाई मेरे को तो अपने इन फ्लेक्सिबल एटीट्यूड बनाना है, तो अब मैं कुछ करूंगी, इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन I should focus more on exploring the world, trying out different things, and be acceptful of various attitudes or opinions coming in front of me. Okay? और अगर ऐसे आते हैं तो मैंने एकदम से ऐसे नहीं हो जाने कि ओहो मुझे किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया या मुझे किसी ने ऐसे स्नब कर दिया। ओके, तो दैट वे वी कैन वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और किसी को कुछ लगता है कि आपके साथ कभी लाइफ में आपने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा मेरी फिक्सेशन है एंड आई ट्राई टू वर्क टुवर्ड्स इट। सबकी होती है फिक्सेशन, मेरी थी खाने वाली, और खाने वाली मैंने दूर की, मैं भी वही 4-5 सब्जियां खाती थी और अब मैं ऑलमोस्ट सारी खा लेती, बस एक को छोड़ के। वो एक आधी वो सर ने मुझे सैंक्शन दे दी कि एक इट्स ओके, रेस्ट मैंने कहा हाँ बाकी मैं खा लेती हूँ, तो यार दैट्स ओके। हाँ जी, बाकी आप लोग भी तो एक्सपीरियंस रहे होंगे ना कि आपकी ये फिक्सेशन थी एंड देन अब नहीं है। कभी किसी ने कोई काम किया है अपनी किसी फिक्सेशन पे? नहीं? मैम हाँ हाँ। मेरे अंदर एक फिक्सेशन थी कि मैं अगर मुझे कोई रूट याद हो गया ना तो मैं जीपीएस लगा के प्रॉपर उसी रोड से पॉइंट ए टू बी जाता था ड्राइव करके। अब मैंने रूट्स डिस्कवर करने शुरू कर दिए कि ये वाला कहाँ जाता है, ये वैसे घूम के क्यों नहीं पहुंचता है, ये वो एंड ऑल। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, पहले था कि पहले स्टिक टू योर लकीर के रूट, खो फिगर गए कि तो यहाँ से जाना है तो ऐसे ही जाना है। फ्रॉम प्रैक्टिकल टू क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ओके, दैट्स Preference your गुड। videos. हाँ, गुड गुड गुड। सो वी गॉट वन एग्जांपल कि ऐसे हम धीरे धीरे अपने एटीट्यूड को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं।
एंड अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। फ्रॉइड एंड पहले फ्रॉइड की बात कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सर ने पिछली बार जब पर्सनालिटी के बारे में बात की थी तब इड ईगो सुपर ईगो के बारे में बताया था कि हमारे जो सेल्फ है उसमें अगर हम बिल्कुल ऐसे चले कि बेसिक मेरी नीड है, मुझे आइसक्रीम खानी है, सामने पड़ी है, मैंने उठा के खा ली, ठीक है, वो मेरा इंस्टिंक्ट था, मुझे खानी थी, मैंने खा ली। भाई वो आइसक्रीम किसी और के लिए थी, तुम्हारे लिए नहीं थी, गेस्ट आए हुए थे उनके लिए थी, तुम खा गए, तो तुम्हारा एटीट्यूड क्या, मेरे को आइसक्रीम खानी थी, मैंने खा ली, अब तुम लोग अपना देखो भैया, ठीक है। तो दैट इज वर्किंग ऑन इड प्रिंसिपल कि प्लेजर चाहिए किसी भी कीमत पे, ओके। कुछ लोग हैं जो सुपर ईगो प्रिंसिपल पे चलते हैं। सुपर ईगो मतलब मोरालिटी प्रिंसिपल, जो हमें सोसाइटी ने सिखाया है, लोग क्या कहेंगे, मम्मी क्या सोचेगी, अंकल आंटी क्या सोचेंगे, तो अभी आइसक्रीम नहीं खाएंगे, बच गई बाद में उनके जाने के बाद तो ही खाएंगे, ठीक है। तो आइसक्रीम नहीं खानी है, सब सब गलत सोचेंगे। फिर आता है ईगो। ईगो का काम है रियलिटी में रहना कि अभी अंकल आंटी आए हुए हैं, तो अगर मैं भी उनके साथ सोफे पे जाके बैठ जाऊं तो मम्मी जब सर्व करने आएंगी तो एक तो उनको मेरे को भी पकड़ाना पड़ेगा। सो बीच का रास्ता हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जब भी वो बीच का रास्ता निकल जाता है, ईगो मैनेज कर लेता है, तो सब ठीक चल रहा है। प्रॉब्लम आती है जब ईगो मैनेज नहीं कर पाता। तो अगर आपने ईड का बहुत ज्यादा काम कर दिया तो आप गिल्ट में जाओगे, और जो लोग गिल्ट में जाते हैं मैक्सिमम वो केसेस डिप्रेशन के होते हैं, बिकॉज गिल्ट मतलब पास्ट, डिप्रेशन मतलब पास्ट, फ्यूचर को लेके हमेशा एंजाइटी होती है। जो लोग सुपर ईगो में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, एक आइडियल लड़की को ऐसा होना चाहिए कि से पहले सबको सर्व करे, फिर जब बच जाए तो उसमें से खाए, तो ऐसा ही मैं करूंगी, दैट इज नोन एज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड गर्ल। और बाद में बची नहीं तो फिर चलो कोई बात नहीं, अफसोस हो रहा है, बट स्टिल ओके। एनीवे, सुपर ईगो पे जब चलते हैं तो आप आइडियलिस्टिक, और आइडियलिस्टिक को आप कभी पूरा नहीं कर सकते, वो लोग हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। तो अगर आपके सामने कोई डिप्रेशन का केस आए मतलब वो ईड पे ज्यादा चलते हैं। आपके सामने कोई एंजाइटी का केस आए जिसको ब्रेथलेसनेस होती है, पैनिक होता है, एंड मोमेंट पे जो हाथ खड़ा कर देते हैं, वो लोग परफेक्शनिज्म की ओर ज्यादा चलते हैं, आइडियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, मतलब सुपर ईगो में ज्यादा चलते हैं। साइकोलॉजी टर्म्स में हम इसको कहते हैं इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमें तीन तरीके से प्रॉब्लम्स आती है। एक है कि आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में कोई ट्रॉमा हो जाए, ठीक है, कुछ गलत हो गया बचपन में आपके साथ, तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके साइकी पे उसने एक इम्पैक्ट डाल दिया, एंड नाउ इट इज गोइंग टू स्टे विद यू फॉर एवर, एंड यू नीड लॉट ऑफ थेरेप्यूटिक सेशंस एंड देन ओनली यू कैन कम आउट ऑफ इट, ठीक है। और इसी में ही इंक्लूड होता है चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में ही कि जो उसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। अब वो स्टेज अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाए, फिर उस स्टेज से रिलेटेड जो इशू होता है वो आपको हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि स्टेज नंबर 2 होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का, और स्टेज नंबर 2 जिसे हम एनल स्टेज कहते हैं, तो उसमें अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग कराएं, ठीक है ना, या जब वो बच्चा इधर उधर कहीं पे कुछ बिना बताए मम्मी को अपनी पैंट्स को खराब कर दे या किसी और के घर कर दे, तो पेरेंट्स ने बहुत डांट दिया, मतलब शर्म के मारे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे को डांट दिया या थप्पड़ भी लगा दिया, तो वो डर जाएगा, और उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी हमेशा, टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, टू विदड्रॉ थिंग्स, वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार रह सकते हैं, या बहुत ही क्लेanलीनेस फ्रीक हो जाएंगे, साफ सफाई इधर उधर एक्सेट्रा। या जिनके टॉयलेट ट्रेनिंग 4-4 साल के बच्चे क्रॉस हो जाते हैं और फिर भी उनको नहीं समझ में आता है, तो वो लोग कहा जाता है कि वो बहुत मेसी हो जाते हैं, ठीक है, उनका रूम ऐसी रहेगा, चीज़ें डिसऑर्गेनाइज रहेंगी। तो ये सब चीज़ें एज अ काउंसलर आप कभी ऐसी कोई भी साइकोलॉजी की किताब उठाते हैं तो आप फ्रॉइड को जरूर पढ़ें, दैट इज वाई इज नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज व्हाट ही सेड वाज ट्रू, ओनली हम उसको बिलीव नहीं करते क्योंकि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ये नजर नहीं आता है,
पर जो क्लिनिकल डिसऑर्डर की तरफ जब चले जाते हैं तब हम वापस फ्रॉइड की किताब खोल के पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग उन स्टेजेस से बड़ी आसानी से पार कर गए और मैक्सिमम लोग कर जाते हैं बिना ट्रॉमा के। तो हमें लगता है कि हम नॉर्मल लोग हैं, सब कुछ ठीक है। जो नहीं पार कर पाते, जिनके साथ कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, उन्हीं को एंड में कोई ट्रिगरिंग सिचुएशन लाइफ में आ गई, देन दे आर गॉन। तो नॉर्मल लोगों का ब्रेकअप हो जाए, दे कैन मैनेज, बट किसी का कोई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कहीं कुछ रह गया था और बाद में उसका ब्रेकअप हो जाए, दे कैन नॉट मैनेज इट। So as a counselor, sometimes you have to, especially in clinical disorders, you have to see in which stage of development, because of which this is happening. Once you identify, actually फ्रॉइड ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे ही हमारे कॉन्शियस को इसके बारे में पता चलता है that this is due to this, the things automatically starts healing. ओके क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस में रह जाता है, जैसे ही वो कॉन्शियस सरफेस पे अवेयरनेस में आता है तब आपको पता लग जाता है। इसलिए साइकोलॉजी में हर बार बैठे नहीं रहना कि ओ माय गॉड इसका मैं क्या सोल्यूशन दूं। समटाइम्स सोल्यूशन इज नॉट द आंसर, just being aware of that problem or that weakness is itself okay. Okay, so as a counselor you have to identify what the problem is. ये मैंने developmental stages की बात की। सेकेंड, व्हाट फ्रॉइड सेड हैपेंस इज, जो अभी हमने इससे पहले बात की थी, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है कि आपकी ईड ईगो सुपर ईगो में बैलेंस, ईगो जो है बैलेंस नहीं बना पा रही, ठीक है ना, कोई मिडवे नहीं निकाल पा रही, तो कभी ईगो की मानी जाती है, कभी सुपर ईगो की मानी जाती है, जिसकी ज्यादा मानी जाती है उसकी वजह से इंसान को प्रॉब्लम आती है। तो बैलेंस ना बना पाना, इसकी वजह से आप अगर उसका वो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दो एज अ काउंसलर तो प्रॉब्लम सॉर्टेड है। थर्ड उसने बोला कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स। नाउ व्हाट ही सेड वाज कि जो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ईगो क्या करती है, कई बार उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हम कहते हैं ना कि डिफेंस मैकेनिज्म मतलब आप जब हमारे कॉन्शियस माइंड में जब हमें अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता। सुपर ईगो को लगता है कि अरे तू इतना खराब है, तो ऐसे गंदी गंदी बातें सोचता है कि मैं उसका ना मर्डर ही कर दूं, वो इंसान तो मर ही जाए, ठीक है ना। बट क्योंकि वो इंसान में भी आपके फैमिली का ही कोई है, तो आप ऐसा सोच थोड़ा ना सकते हो। आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, वो रोज आप पे चिल्लाते हैं, आपके बड़े हैं कोई, तो आपका मन करता है कि ना ठुक जाए कहीं, आपके मन में तो आ गया, बट आपके कॉन्शियस तक पहुंचा और फिर आपको रियलाइज होगा अरे मैं तो संत महात्मा टाइप इंसान हूँ, मेरे में ये थॉट कैसे आ गया, ठीक है। अब आ गया है और वो आप ही का है, तो अब एंजाइटी तो होगी, ठीक है। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट था, ईगो रिजॉल्व नहीं कर पाई, कॉन्शियस तक आपका नेगेटिव थॉट आ गया। अब आप यूज करोगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं कि हम किसी तरीके से अपने मन को ऐसा समझाएं कि हमें एंजाइटी ना हो। जैसे कि हम तर्क देंगे, अपने ही आपको हम देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना कि गुस्से में तो इंसान बोल ही देता है, तो क्या हो गया, ठीक है। या फिर हम अलग तरीके से बोलेंगे कि तूने मेरे को 4 सुनाए, 5 मैंने सुना दी, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या हो गया। किसी ना किसी तरीके से वी आर जस्टिफाइंग व्हाट वी थॉट और वी आर डूइंग सो दैट हमें एंजाइटी ना हो। बेसिकली अगर एंजाइटी हो गई तो हम गए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। तो हम ऐसे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म बहुत सारे यूज करते रहते हैं। तो कई लोग झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, अपने अपने आप लोगों से अपना वो छुपाने के लिए। हम एक अलग तरीके के इंसान बन जाते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा बिकमिंग टू स्वीट, ठीक है ना, बहुत ही आओ जी, बैठो जी, कैसे लग रहे हो जी, वाहे गुरु दा नाम लो, कुछ कुछ बोलते रहेंगे और इतना मीठा बोलेंगे कि बस पूछो मत। तो आप लोगों को नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही है, मतलब इतना मीठा कौन होता है भाई, नॉर्मल से दूर लगता है वो। हैव यू एवर कम अक्रॉस समबडी और यू कैन गिव अ स्टोरी कि मतलब दे आर टू स्वीट दैट यू कैन नॉट डाइजेस्ट, दैट मीन्स दे आर यूजिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म। जो हम कहते हैं कि वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि अलग मुखौटा पहन लेना, जो आप हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट बिहेव करना, और उनको खुद को ही नहीं पता होता कि वो अलग कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, और ये बात एक साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकते। बाकी लोग सोचेंगे एक्टिंग कर रही है, ठीक है, बट
एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको चेक करना है कि एक्टिंग कर रही है या वाकई ही उसको लगता है कि वो ऐसी है, बट रियलिटी में वो ऐसा नहीं है। अब वो कैसे पता चलेगा? स्लिप ऑफ टंग, ड्रीम एनालिसिस। कभी कभी जब वो इंसान जैसे नींद से जब जाग रहा हो, जब उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो पर कॉन्शियस माइंड स्लीप हो, तब हम पता लगा सकते हैं। या कई बार जैसे जब आप फेक होते हो तो पता लग जाता है, जैसे अभी मैं आपको भाषण दे रही हूँ, ठीक है, और इतने में कोई मुझे डिस्टर्ब करने आ जाए तो मैं अपने रियल रूप में आ जाऊंगी। जैसे अभी मैं स्वीटली बात कर रही हूँ ना बहुत अच्छे से, तो मेरा रियल रूप क्या है? गुस्से वाला। तो अगर अभी कोई आ जाए मुझे डिस्टर्ब करने, तो मेरा पहला रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, बड़ी आंखें हो जाएंगी, और मैं कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज करूंगी कि शट द डोर और मूव आउट और ऐसा। तो दैट इज द ट्रू मी। ओके, तो ऐसे में जब कॉन्शियसली वो इंसान कहीं पे एंगेज्ड हो और फिर आप इनडायरेक्टली उससे कोई सवाल पूछो या कुछ ऐसा काम कराओ या सिर्फ ऑब्जर्व ही कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि उसका रियल सेल्फ कहाँ है। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी जो फ्रॉइड ने बोली। अब हम आते हैं आइडियल और रियल सेल्फ में, जो कि कार्ल रॉजर्स ने दी और उसकी कहानी है। कार्ल रॉजर्स थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो फ्रॉइड को हम बोलते हैं कि वो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट उसने शुरू किया था। And he only talked about what is wrong with human beings and how it becomes wrong and how do you correct it. Okay. And what is wrong? Basically, उसने सब कुछ नेगेटिव के बारे में बहुत enhance किया, because according to him, you have to find out what is not okay and then you heal. And उसकी थ्योरी में काफी कुछ अनकंफर्टेबल था, मतलब एक डार्क पिक्चर ह्यूमन बीइंग की पेंट कर दी गई थी कि हमारे अंदर तो जी बहुत ही कमियां हैं, ठीक है, और ठीक करने का बहुत स्कोप है। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट फिर आए कि मतलब इतना भी गलत नहीं है इंसान, हम हमारे अंदर अच्छी चीजें भी हैं और हम ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, जिसके बारे में बहुत फ्रॉइड ने बात नहीं की। And that is why I want to talk about then the other extreme theory by Carl Rogers, and he emphasized on the fact that we have a potential to grow and everybody wants to grow. ठीक है, तो सब लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैस्लो ने बोला है उस तरफ एंड तक जाना चाहते हैं कि हम अपना ट्रू पोटेंशियल जान जाएं, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता लग जाए हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे बस में क्या क्या है, और जितनी भी पॉजिटिव वर्ड्स आप सोच सकते हो वो सब। ठीक है, और जब वो ये अपनी थ्योरी का जो मेन जो पॉइंट था उसमें उसने जब बात बताई कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, सो ही सेड एक इंसान की जो सेल्फ होती है उसमें हम एक सर्कल होता है, ये मैंने अपनी एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किया। सो देयर इज अ सर्कल दैट इज योर रियल सेल्फ, ठीक है, और हम रियलिटी में नहीं रहते, हम हमेशा आइडियल सेल्फ की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमारी एक रियल सेल्फ होनी चाहिए थी, बट हम बिहेव ऐसे करते हैं कि हम आइडियल सेल्फ की तरफ हैं। यहाँ रियलिटी में आप एक ऐसे इंसान हो जिसको गुस्सा आता है, पर पोर्ट्रे आप ऐसा करते हो कि आप तो जी बहुत ही शांत हो, या आपकी प्रोफेशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको शांत रहना पड़ता है। मान लो आप एक रिसेप्शनिस्ट बन जाते हो या आप एक हेल्प डेस्क पर्सन बन जाते हो, कहाँ तो आपको स्पोर्ट्स में होना चाहिए था बिकॉज यू वेरी एग्रेसिव, या आपको पॉलिटिशियन होना चाहिए था, ठीक है ना, पर आप हो गए रिसेप्शनिस्ट, या आप किसी कॉल सेंटर में चले गए जहाँ पे आप कस्टमर इज गॉड, ठीक है ना, आप उनसे प्यार प्यार से ही बात करना है, तो वो इंसान को पक्का साइकोलॉजिकल इशू हो जाएगा, बिकॉज वो अपना रियल सेल्फ से कितना दूर चला गया। यस मैम, व्हाई नॉट मैम, सर्टेनली, ऐसे ऐसे करके उसको फोन रखना पड़ता है, मन में वो 10 गालियां निकाल रहे होंगे बिकॉज दे डोंट लाइक टू पुट sugar coat things and speak like that. They just want to finish conversations in a minute or a second and tell a spade a spade, but मैम होता नहीं ऐसा। हाँ जी, मैम अगर ऐसे लोगों की स्लिप ऑफ टंग तब भी तो होती है ना जब उन्हें कोई बात डिफिकल्ट लगती है बताने में, समझाने में, जैसे नहीं, कि उनसे 2-3 बार जब डिफिकल्ट लगती है तब तो कॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा एक्टिव होता है, तब नहीं हो सकती नहीं, स्लिप ऑफ टंग। उनसे अगर 2-3 बार कोई चीज अगर आप पूछ दीजिए देन हो सकता है वो भड़क जाएं। Just like I was talking to a receptionist of a real estate company, तो
वो एक चेक के बारे में मुझे समझा रही थी, मेरा एक पे चेक था, उसका कुछ इशू था, तो मुझे लग रहा था कि आई हैव टू पे, बट उसका ये था कि आप एडवांस दे रहे हैं मुझे। तो मैं वही समझा, आई सेड 2-3 बार मैंने कह दिया नहीं मैम अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये वो। उसने अचानक इतनी उसकी बैलेंस ट्यून थी, उसने तोड़ के ऐसे कहा सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी पे करना है। फिर ऐसे एकदम से झटके से रुकी, मैं ये कह रही हूँ कि आपको नहीं करना है ना। तो आई सेड वाओ ये क्या हो रहा है। इसमें सिचुएशनल फैक्टर भी हो सकता है आज लड़ाई हुई हो घर में या अभी बॉस ने इरिटेट, डांटा हो। हाँ झटके से इरिटेट होना, एक हाँ झटके से हाँ एक बिटवीन अ सिचुएशन पे कन्वर्सेशन कुछ नहीं सेकंड पे। आप कंक्लूजन कर सकते हैं ना, मतलब वैसे कह रही हूँ, एक सिचुएशन पे नहीं, ओवरऑल आप देखोगे कि उनकी नेचुरल सेल्फ जो है वो किस डायरेक्शन में है बेसिकली। ठीक है, तो रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतनी प्रॉब्लम। तो हम उसे उसने इस टर्म को उसने बोला इनकॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस में नहीं, इनकॉन्ग्रुएंस हो गया, दूर चले गए। जितना इनकॉन्ग्रुएंट बिहेवियर है उतनी प्रॉब्लम है। एज अ काउंसलर आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस में लेके आना है, उनकी रियल सेल्फ और उनकी आइडियल सेल्फ को पास लेके आना है। जितना वो ओवरलैप करेगा उतना बेटर रहेगा। पूरा तो नहीं कर सकता, सोसाइटी में रहना है, आइडियलिस्टिक रहते हैं, बट मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको इसीलिए ज़रूरी है, जैसे हम कहते हैं ना कि एप्टीट्यूड टेस्ट करवाना ज़रूरी है, कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो क्या आपकी पर्सनालिटी अलाउ करती है टू बी इन दैट फील्ड। ठीक है, अब अगर नहीं अलाउ करती है तो फिर रेमेडियल मेजर्स ही बचते हैं कि आप बने नहीं थे उस काम के लिए। अब जैसे कई लोग सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बट वर्दी देख के उनको लगता है कि इनकी आन बान शान क्या है, और वो चले गए और वहां पे उनसे उस ओहदे से नहीं रहा जाता, तो वो अनकंफर्टेबल ही रहेंगे ना। तो ठीक है, हम एज अ साइकोलॉजिस्ट उनको असर्टिवनेस टेक्निक सिखा सकते हैं, उनको स्टैंड लेना, बात करना, कम्युनिकेशन कैसे करना है वो सब सिखा सकते हैं, बट हाँ वो अनकंफर्टेबल तो रहेंगे ही थ्रू आउट। सो एज अ काउंसलर अगर छोटी उम्र में आपके पास आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करके देख सकते हैं कि ये किस फील्ड के लिए सूटेबल है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपका करियर आपका मेजर चंक ऑफ टाइम लेके जाएगा पूरे दिन में। ठीक है, वो सेट है तो एटलीस्ट आप उनका एक बर्डन हटा रहे हो उनके सिर से, कि हाँ यहाँ से उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी जो छोटी छोटी चीजें बचती हैं, आइडेंटिफाई करो कि उनका रियल सेल्फ क्या है। और अगर रियल सेल्फ में वो एक्चुअली में एंगर वाला इंसान है, तो आप उनको, चाहे आप हीलिंग से बिलोंग करते हैं, चाहे आप जो भी हैं, आप उनको ये एडवाइस नहीं करेंगे कि आप शांत रहा करो, ऐसे रहा करो। आप थोड़ा साइकोलॉजी यूज करो, उनका एग्रेशन कहीं पे अच्छी जगह पे चैनलाइज करा दो, जिसको हम साइकोलॉजी में एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में भी कहते हैं, क्या प्रोजेक्शन, कि अगर किसी तरीके की एनर्जी है, यूज इट इन अ मैनर विच इज फ्रूटफुल फॉर दैट पर्सन एंड इज नॉट हार्मफुल फॉर दैट पर्सन एंड फॉर द पीपल अराउंड। ठीक है, तो किसी का कोई भी अग्रेशन में हाई है तो उनको बोलो कि आपने स्पोर्ट्स खेलना ही खेलना है, हफ्ते में 2 बार 3 बार चैनलाइज दैट एनर्जी, या एवरी डे। सो और तरीके की, अगर किसी का क्रिएटिव इनपुट बहुत ज़्यादा है और वो एक बोरिंग लाइफस्टाइल में है, बैंक में काम करते हैं, वही फाइलें वैसे ही किसी उसमें, तो उनको उनका क्रिएटिव इनपुट ढूंढ के उनको उसमें डालना ज़रूरी है। एंड वो इंटरेस्ट का होना चाहिए। एज अ काउंसलर आपको देखना है, अगर वो उससे अर्न कर सकें तो थोड़ा मोटिवेशन और चार्म बना रहता है, या उस फील्ड में हम उसको उनको थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। जैसे अगर किसी को सिंगिंग का शौक है, तो अगर वो गाना सीख लें और किसी ना किसी छोटे मोटे इवेंट पे वो गा दें एक बार जाके। ठीक है ना, जैसे जैसे हमारे चंडीगढ़ में तो होता रहता है, कभी कोई सम्मेलन हो रहा है, कभी कहीं पे टैगोर थिएटर में कुछ हो रहा है, तो कुछ सिंगिंग के लिए एक आधी बार जाके गा दें, साल में एक ही बार से ही, तो वो पूरे साल के लिए खुश रहेंगे। तो उनका क्रिएटिव वो जो इंस्टिंक्ट था वो चैनलाइज हो गया, दैट्स इट, एंड दे विल बी अ हैप्पी पर्सन। दैट्स हाउ आप उनकी रियल सेल्फ को मेंटेन करके रख सकते हो। तो वो ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे कि एक आइडियल इंसान को ऐसा होना चाहिए, वो अपने रियलिटी में खुश रहेंगे और उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एंड ज़िंदगी के मज़े लेंगे। और बाकी प्रवचन आपको सर दे सकते हैं, ही इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। अभी she has covered it beautifully. I think अगर आप
देखो तो आई वॉज हियरिंग हर, आई थिंक शी हैज गिवन यू 7-8 ब्यूटीफुल टिप्स, छोटे छोटे, अगर आप उसको रजिस्टर कर सके हो. अगर रजिस्टर नहीं कर सके हो तो आई सजेस्ट हियर हर अगेन